मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको नोट्स तो भेज देता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे नोट्स को नहीं ले पाते हैं वो लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें PDF नोट्स करके, तो मैं उनको भेज दिया करूँगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 8 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हैं। उन 8 चैप्टरों को जाकर अच्छे से देख लें और इसके बाद हमारा सारा एम्प्लॉयबिलिटी का जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसको देख लें, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को, उत्पादकता। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ITI में आपको इसको क्यों पढ़ाया जाता है। जब आप अपना कोर्स करने के बाद किसी कंपनी में जाएंगे या फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां पर आपको एक कोई भी प्रोडक्ट होता है, या तो आप प्रोडक्शन करोगे या सर्विस दोगे। दो चीजें होती हैं, या तो आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो या कोई सर्विस देते हो। अगर जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल से जुड़ते हो तो आप सर्विस दोगे, आप टीचिंग या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ते हो तो आप सर्विस दोगे। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ जाते हो, फैक्ट्री से, जैसे कोई साबुन निर्माण करने वाली फैक्ट्री है, तो वहां पे आप क्या करोगे, उत्पादन करोगे। ठीक है। तो एक्चुअली उत्पादन जो शब्द होता है और उत्पादकता शब्द होता है, दोनों अलग अलग हैं। किसी चीज का बनाना, कोई आइटम ए है, उसका बनाना उत्पादन कहलाता है। लेकिन उत्पादकता क्या कहलाता है, उत्पादन के दक्षता की औसत माप है। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी उत्पादन करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई जितना लागत लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम उत्पादकता। या अगर इसको हम परिभाषा और दें अच्छे से, अगर इसको मैं एक मानूं, प्रति इकाई दर को उत्पादन कहते हैं। प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत में किए गए उत्पादन को ही उत्पादकता कहते हैं। ठीक है। इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले रहा हूँ कि यदि एक कारखाना है, उसमें 1000 व्यक्ति हैं और 500 वस्तुएं बनाते हैं, 500 वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है। और एक दूसरा कारखाना है, उसमें 2400 व्यक्ति हैं, 800 वस्तुएं बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जो दूसरा कारखाना है वहां पे उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है। 800 है और यहाँ पे 500 है। लेकिन अगर यहाँ पे उत्पादकता अगर हम निकालेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 1000, 500 बटे 1000, 500 में ऊपर के लिख रहा हूँ, ये मेरा उत्पादन है। देखिए फार्मूला लगा रहा हूं मैं, उत्पादन कितना है 500, और कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, लागत या कितने लोग मिलकर कर रहे हैं 1000, तो नीचे 1000 रहेगा, तो कितने आ गया 0.5। 500 बटे 1000 1/2 आएगा, और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5। एक में 2 को भाग देंगे तो 0.5 आएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे लिखेंगे 800 बटे 24, 800 वस्तुएं बन रही हैं और 2400 लोग हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/3। तो आपका ये जो 1/3 है, तो ये 0.33 आएगा। आप मुझे ये बताइए कि उत्पादन कंपनी दूसरे कारखाने का ज्यादा था, लेकिन इसकी उत्पादकता क्या है, कम है। और इसका उत्पादन जो है अधिक था, लेकिन इसका उत्पादन कम था, लेकिन इसकी उत्पादकता क्या है, अधिक है। आशा करता हूं कि आप इस उत्पादन और उत्पादकता के बीच अंतर को समझ गए होंगे। ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं, उत्पादकता जो होती है, उत्पादन की एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब दक्षता। ठीक। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को मनाया जाता है, बस याद करने के लिए है। ठीक है। और इससे मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत डीपली आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर आपको हर एक चीज की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक तरीके से शब्द है। सबसे पहले तो इसमें यही पूछ देता है कि इसका जो है
फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, सकल घरेलू आय, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ष में किसी भी देश के जो उसकी बाउंड्री है, उसके उस बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें प्रोडक्शन में होती हैं, ठीक है, उसका जो मूल्य होता है उसी को जीडीपी बोलते हैं। बात आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत के अंदर सीमा के अंदर, उसके सीमा के अंदर जितनी भी चीजें प्रोडक्शन में आएंगी, जितनी भी चीजें बनेंगी, जितना भी पैसा यहाँ पे उगेगा, मतलब बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग उसका जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी ने एक पैकेज की घोषणा की थी, लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी उन्होंने। अब उन्होंने ये कहा था, न्यूज वालों ने ये कहा था कि ये जो 20 लाख करोड़ है, वो भारत की जीडीपी का 1/10 है, 10% है वो। तो भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 200 लाख करोड़। मैं यहाँ पे समझाया है मैंने एक चीज, जो जीडीपी है, देखिए यहाँ पे सबसे जो ज्यादा जीडीपी है वो है अमेरिका की। उसकी जो जीडीपी है 19.485 ट्रिलियन है। अभी मैं बताऊंगा ट्रिलियन क्या होता है, कितना ज्यादा पैसा है इसके पास। चाइना के पास जो पैसा है, जो जीडीपी है उसकी, वो 12.23 है। जापान के पास इतनी है, जर्मनी के पास 3.6, और इंडिया के पास देखिए इतना ही है बस। लेकिन इंडिया के पास कितने लोग हैं? 130 करोड़ लोग हैं। यही पैसा 130 करोड़ लोगों को विकास के लिए है। कितनी ज्यादा जनसंख्या है। अब यूएस की जन, इसके पास जितना पैसा है, इसके पास, अब देखिए 2.7 में और 9.4 में कितना, 19.4 में लगभग 20 मान लीजिए इसको, कितना अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है, लगभग 17। अब बहुत ज्यादा पैसे, इसकी जो जनसंख्या है मात्र कितनी है? 30 से 40 जनसंख्या है इसकी, 30 करोड़ जनसंख्या है, फिर भी बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास, बहुत ज्यादा पैसा है। अब आप ये जो अपने देश के पास कितना पैसा है, बस आप ये देख लीजिए। इस पहले 2.7 को हम लोग बदलेंगे, कितने डॉलर में है ये, इसको रुपये में बदलेंगे, तो 2.7 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग लगभग आपका आ जाएगा 200 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन रुपया आ जाएगा। और ट्रिलियन जो होता है उसमें 12 जीरो होते हैं, 10 10 का पावर 12 होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए 10 का पावर 12, इसी को हम लोग बोलते हैं, ट्रिलियन को बोलते हैं 1 लाख करोड़, ठीक है। 12 जीरो होते हैं, तो अंतिम के 7 जीरो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? करोड़ हो जाएंगे। और ये जो 5 जीरो होंगे, ठीक है, ये जो 5 जीरो होंगे वो क्या हो जाएंगे? लाख हो जाएंगे, ठीक। तो 1 लाख करोड़ बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर जो भारत के पास पैसा है 200 लाख करोड़, मोदी जी ने जो घोषणा किया था 20 लाख करोड़ का, अगर वो पैसा जनता के बीच बस बांट दिया जाता 130 करोड़ लोगों में, तो एक आदमी के हिस्से में 15-15,500 रुपये आते। तो आप समझिए कितना ज्यादा पैसा है वो पैकेज है। अगर उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो जाए तो अपने देश की गाड़ी थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो ये चीज मैंने बस यहाँ पे आपको लगा दिया था कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि अपने देश की जो जीडीपी है, पैसा है हम लोग के देश में, वो कितना है। और आप कभी खाली टाइम में बैठिएगा तो बताइएगा कि कैलकुलेशन कीजिएगा कि अमेरिका में अगर जितना पैसा है यहाँ पर, और उसको रुपये में कन्वर्ट कीजिएगा, देखिएगा कितना पैसा है। और यहाँ पर 30 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं, और उनको एक आदमी का कितना पैसा उनको मिलेगा। मैं बता दूं, अगर जितना पैसा इसके पास है, अगर यही पैसा भारत के लोगों को बस बांट दिया जाए, एक एक आदमी को मैं बता रहा हूँ, 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो एक के हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया आएगा, इतना पैसा है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और अगर आप समझिए भारत में एक परिवार में 5 लोग हैं, तो उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे एक परिवार को। तो बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास। बस अगर भ्रष्टाचार न हो तो बहुत ज्यादा चीजें आसान हो सकती हैं।
और इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आप इसमें आईटीआई की दृष्टि जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ लीजिएगा। एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता है और दूसरा 3 माध्यमों से किया जाता है इसका आकलन। पहला खर्च के आधार पे, उत्पादन के आधार पे और आय के आधार पे। समझ में आ रही बात? प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है इसमें। कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, कई लोग बहुत कामचोर हैं, कमाते ही नहीं हैं, वर्क ही नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वो जीडीपी में हिस्सा अपना नहीं दे पाते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारी जीडीपी हाई होगी, ठीक है। और खर्च हमें मिनिमम करना होगा, ऐसे खर्च करना होगा जो हमारे देश, हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे, बाहर न जाए, ठीक है। तो उससे हम जीडीपी को मजबूत बना सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें हैं, थोड़ा याद रखिएगा ये लोग, ये तीनों चीज़ें। अब उत्पादकता कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी जो प्रौद्योगिकियां हैं, उसको टेक्नोलॉजी है उत्पादकता बढ़ाने की, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो ऑटोमेशन कर सकते हैं हम लोग, उसको स्वचालन बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग करें व्यक्तियों और मैनुअल चीजों की जगह से, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, तेजी से बढ़े। और संचार का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीफोन, फाइबर ऑप्टिक्स ने और इंटरनेट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, संगणक को बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग ये सारी चीजें आज के टाइम में हम लोग कंपनियों में करते हैं। फैक्ट्रियों में ये सारी चीजें स्टेबलाइजमेंट होती हैं, जो भी अच्छी फैक्ट्रियां होती हैं, जिससे क्या हो, काम की जो तीव्रता है वो बढ़े। काम की तीव्रता को ही हम लोग उत्पादकता बोलते हैं। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा हमारी उत्पादकता होगी। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मानव विकास सूचकांक। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। एचडीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये एक ऐसा सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, जो मानव विकास को दर्शाता है, ठीक है। ये एक संस्था है जो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनको 0 से लेके 1 के बीच में रेटिंग देता है। रेटिंग क्या होता है, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो तो मूवी में क्या होता है, जो क्रिटिक्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मूवी को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार ऐसे देते हैं, रेटिंग करते हैं। तो जितनी ज्यादा उनकी रेटिंग होती है मूवी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। अमूमन 3.5 स्टार से ऊपर की जो मूवी होती हैं उनको अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में रेटिंग दी जाती है। तो जो 1 के करीब रहेगा वो विकसित देश कहलाएगा, जो 0 के करीब रहेगा वो अविकसित देश कहलाएगा, जो बीच में रहेगा वो विकासशील देश कहलाएगा। तो इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। और 3 पैरामीटर होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो मानव विकास सूचकांक है वो किन किन मानकों पर अपनी सूची को निकालता है। तो 3 चीजों पर, एक जीवन प्रत्याशा, दूसरी शिक्षा और तीसरी प्रति व्यक्ति आय। अब ये तीनों चीज होती क्या है, एक एक चीज करके समझते हैं। शिक्षा तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी, जितनी ज्यादा वहां पे पढ़े लिखे लोग होंगे, उसकी जो उसको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। और प्रति व्यक्ति आय, किसी देश में प्रति व्यक्ति की कमाई कितनी है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। जितने ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग वहां पे कर्मशील होंगे, उतना ही उस देश को ज्यादा नंबर मिलेगा। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जो हमारे जीवन की एक अनुमानित जो लाइफ होती है उसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मतलब कोई राष्ट्र में, किसी देश में, वहां के व्यक्ति की एवरेज लाइफ क्या होती है, वो कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ये 25 वर्ष से लेके 85 वर्ष के बीच में ये अपना इनपुट देता है, ठीक है। अगर किसी देश की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष से ऊपर है मतलब बहुत अच्छा है, मतलब वहां पे लगभग हर एक आदमी 80 वर्ष तक जी लेता है। औसत औसतन कोई 100 वर्ष भी जीता होगा, कोई 90 वर्ष भी जीता होगा, लेकिन औसतन जो है 80 वर्ष को जीता है, किसी देश की जीवन प्रत्याशा है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है उसको। तो आशा करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं इसको एक डायग्राम के जरिए बताता हूं। देखिए, एक नॉर्वे कंट्री है,
जिसका HDI इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम है इसका। अब आप कहेंगे अमेरिका क्यों नहीं, अमेरिका के पास पैसा है, बहुत ज्यादा है। देखिए पैसा होना अलग चीज होती है, लेकिन एक अच्छी लाइफ जीना, एक वेल मेंटेन्ड हाईली स्टैंडर्ड का लाइफ जीना अलग चीज होती है। इसके पास जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। अगर जनसंख्या कम होगा तो समस्या भी कम होगी। सारे व्यक्ति तो यहाँ पे एजुकेटेड हैं, 100% लिटरेसी है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्वे में, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा यहाँ पे ज्यादा है, लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं, ज्यादा जीते हैं। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, वहां पे पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, लोग प्रदूषण भी फैलाएंगे, वातावरण को दूषित भी करेंगे, तो वहां पे जीवन प्रत्याशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अमेरिका की जो जीवन प्रत्याशा है वो कम है, इसीलिए वो रैंक में नीचे है। पैसा तो है उसके पास, लेकिन जीवन प्रत्याशा उसकी कम है। अमेरिका इन दोनों चीजों में आगे है, ये जो नीचे के दो चीजें हैं आगे है, लेकिन इसमें पीछे है। इसीलिए नॉर्वे इन तीनों में आगे है, इसलिए वो ऊपर है। और दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे पे आयरलैंड, चौथे पे जर्मनी। अपने देश का पोजीशन देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट जो है, वो देखिए 15वें पोजीशन पे है। अपना देश 129वें रैंक पे है। प्रतिवर्ष ये रैंक निकलता है, तो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा बदलाव नहीं आता है। अब आप सोचिए भारत को रेटिंग कितनी मिली है, 0.6। इसीलिए ये क्या है, विकासशील देश है। जितने भी रेटिंग 0.9 से ऊपर हैं वो सब विकसित देश हैं। देखिए भारत की जो एक एवरेज जो लाइफ, ये जीवन प्रत्याशा यहाँ पे लिखा है, नॉर्वे की देखिए 82 है, मतलब वहां पे औसतन हर एक आदमी लगभग 82 वर्ष जी लेता है। स्विट्जरलैंड की क्या है, 83 है, वहां पे और भी अधिक वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जीवन प्रत्याशा अधिक है, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एवरेज निकाला गया होगा। इसकी इसकी नॉर्वे की शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है स्विट्जरलैंड से, इसीलिए ऊपर है ये। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है कितनी है, 69। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, प्रदूषण इतना ज्यादा है कि औसतन जो व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है वो 69 वर्ष पे हो जाती है। और भारत में तो ये तीनों चीजों की कमी है, ये तीनों जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों ही बहुत ही बेकार है। तो हमें इन सब चीजों में सुधार करना बहुत आवश्यक है अगर हम विकसित देश बनना चाहते हैं। हमें अपने जीडीपी पे काम करना बहुत आवश्यक है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस करी है यहाँ पर। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का जो भाग है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस लोगो पर क्लिक करके, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो। और ये प्लेलिस्ट है, इनको आप देखते रहा करें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।